हेलो दोस्तों, आज से हम लोग यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित एमसीक्यूज़ की एक श्रृंखला करेंगे, जिस संदर्भ में यह पहला चैप्टर होगा, जिसका नाम है एवं ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि भारत गाँव में बसता है, यह कथन किसने कहा था? तो इसके जो ऑप्शन है वह है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यह कथन कहा था महात्मा गांधी ने। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि ग्रामीणी का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित तथा कभी निर्वाचित रहा होगा। यह कथन किसका है? यह कथन मैकडोनाल्ड का है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो डायरेक्ट आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। और अगर आप ये पूरी सीरीज अच्छे से करते हैं तो 25 में 25 आप लोग आराम से ले आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? तो ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख ग्रामणी होता था। और इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था और इसको गृहपति भी कहते थे। कई कुलों से मिलकर ग्राम का निर्माण होता था, इसका मुखिया ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था। विषों के समूह से जन का निर्माण होता था, जिसके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता है। तो दोस्तों हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गांवों में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य कौन करता था? इसका आंसर है गोप। गोप गांव में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य भी करता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था, जिसे ग्राम की भूमि प्रबंध एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? तो इसका आंसर है मन्नरम। संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख मन्नरम या मन्नरम होता था। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर है उर। चोल काल में ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था उर थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। उर का मुख्य कार्य सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना था। सभा अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कुल कहते थे। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। शेरशाह के काल में स्थानीय शासन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो शेरशाह के काल में स्थानीय शासन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला है सूबा, और सूबा को सरकार में वर्गीकृत किया गया था, और सरकार को परगना में वर्गीकृत किया गया था। सूबे को एकता भी हम लोग कहते थे, जिसमें और जो सूबा है, सूबा अनेक सरकारों में विभाजित होता था, जिसमें सिकंदर ए सिकदरान तथा मुंसिफ ए मुंसिफान 2 अधिकारी होते थे। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में बटा होता था, जिसमें एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार तथा 2 कारकुन होते थे। गांव की व्यवस्था शेरशाह के शासनकाल में पूर्व की भांति ही रही थी। ब्रिटिश शासनकाल में किसे स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व सेवाग्राम योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका आंसर है 1936। भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसको याद रखिए कि भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची यानी कि राज्य सूची में रखा गया है। अनुच्छेद 40 के क्रियान्वयन के संदर्भ में अनुच्छेद 246 के उपखंड 3 में देश के किसी भी राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय शासन से संबद्ध व्यवस्थाओं के लिए कानून बनाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। इसमें कह रहा है कि
भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता निम्न में से कौन थी? ऑप्शन है संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय, अनुशासनबद्ध परिवार, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय समाज की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो भारतीय समाज की विशेषताएं हैं संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय, अनुशासनबद्ध परिवार, बंद सामाजिक स्तर, उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना, प्रत्येक गांव की पृथक सामाजिक इकाई। वर्तमान में भारत में कुल कितने गांव हैं? तो इसका डेटा आप याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में कुल 6,40,930 गांव हैं। किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड। ये यूएसए के थे वैज्ञानिक, और इन्होंने कहा है कि ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है इन्होंने। ग्राम से शहरों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने विकासवादी शहर कहा है। अगला है 14वां क्वेश्चन। ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में औपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है। ये सभी सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण आबादी भारत की आबादी का कितना % है या कितनी है? तो इसका आंसर होगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का भाग 68.84% है, और इसको अगर हम जनसंख्या में जोड़ेंगे तो लगभग 83.37 करोड़ ग्रामों में बसता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 83.3 करोड़ हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कि इसमें मिलान करना है कि कौन सा आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है। तो पहला हो जाएगा भूदान आंदोलन, विनोबा भावे से। गांधीवादी योजना है, ये हो जाएगी श्रीमन नारायण अग्रवाल से। उसके बाद जन योजना, ये हो जाएगी एम.एन. रॉय से। पीपुल्स प्लान कहते हैं इसको। और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण से। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है वाई के अलग समिति, गाडगिल रिपोर्ट, खेरावत रिपोर्ट और कृष्णामाचारी रिपोर्ट। तो इसका आंसर है कि गाडगिल रिपोर्ट कृषि ऋण पर आई थी, खेरागत रिपोर्ट कृषि विकास पर आई थी तथा कृष्णामाचारी रिपोर्ट कृषि मूल्यों पर आधारित है। जबकि वाई के अलग समिति ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा का निर्धारण किया था कि कितने कैलोरी शहरों में चाहिए सस्टेन करने के लिए और कितने कैलोरी गाँव में चाहिए जिससे आदमी जीवन जी सके। राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। अगर आप लोगों को याद हो तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था वो उसकी अध्यक्षता की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और जो 39 का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था अध्यक्षता फिर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। इसमें है कह रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आदर्श सेवाग्राम योजना, ये सर डेनियर हैमिल्टन से संबंधित है, ये सही है। बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना, ये बीटी के श्रमचारी से संबंधित है। श्री निकेतन योजना, ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। लेकिन जो गुड़गांव परियोजना है ये डिप्टी कमिश्नर एफ.एल. ब्रेनी से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिप्टी कमिश्नर एफ.एल. ब्रेनी से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। हाँ, 20वां क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। पहला है कि इसमें दिए है कि सतत विकास लक्ष्य और वरीयता क्रम। आपको पता होगा कि हमारे देश ने 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 2030 तक इनको प्राप्त करना है। तो हम इसमें 17 अलग अलग विषय हैं नंबरिंग के हिसाब से। तो ऑप्शन दिए है कि लक्ष्य 2
किससे संबंधित है? ये भुखमरी से संबंधित है। लक्ष्य 5 लैंगिक समानता से संबंधित है। लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य से संबंधित है। लक्ष्य 1 गरीबी की पूर्णतः समाप्ति से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान कॉल सेंटर 2004 से कार्यरत हैं। 22वां देखिए, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है 1942 से। इसको 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय खाद्यान्न की कमी हो गई थी, जिसके कारण अधिक अन्न उपजाऊ अभियान स्टार्ट किया गया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23वां। इसमें कह रहा है कि कुछ ग्रामीण विकास कार्यक्रम दिए हैं और इनका प्रारंभ वर्ष दिया है। इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सही है। इसमें जो लास्ट वाला युग्म है, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, ये 1965-66 है। बाकी इटावा अग्रगामी योजना ये 1948 की है। सामुदायिक विकास योजना 1952 की है, ये आपको पता होगा, 2 अक्टूबर 1952 में आई थी। सघन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP इसको कहते हैं, तो इसका है 1960-61 और इसमें दिए है 1966-67। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां। निम्न में से किसने सामुदायिक विकास योजना के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ऑप्शन है इसके डगलस एनसी मगर, हैरी जॉनसन, चेस्टर बाउल्स, समाजशास्त्री कार्ल टेलर। तो इसका आंसर हो जाएगा हैरी जॉनसन। बाकी तीनों ने योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पहला है सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम, चौथा उड़ीसा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि पूर्वी भारत, जिसमें से सिक्किम जो राज्य है पूर्वी भारत में नहीं आता, ये पूर्वोत्तर भारत में आता है। तो बाकी राज्य कौन कौन से थे पूर्वी भारत में? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल आधारित फसल प्रणाली की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं का समाधान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय समाज प्राथमिक रूप से उदाहरण है ग्रामीण का। 27वां है, भारतीय ग्राम विकास के संदर्भ में सही संबंध बताइए। इसमें है पहला ऑप्शन है कृषि से, ऑप्शन बी संस्कृति से, ऑप्शन सी संस्कृति एवं कृषि से। 28 क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में कौन सा त्यौहार फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है? तो इसमें से दोनों त्यौहार पोंगल और बैसाखी ये मनाए जाते हैं कटाई के दौरान। और अन्य त्यौहार हैं ओणम, बिहू, उगाड़ी। ओणम तो आप लोग जानते होंगे केरल का है, बिहू असम का है और उगाड़ी कर्नाटक का है। अगला देखते हैं 29वां नंबर, उगाड़ी मुख्य रूप से फसल काट, ये हाँ ये हम लोग कर चुके हैं, कर्नाटक है इसका आंसर। अगला देखते हैं, ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार किस काल में प्रारंभ हुआ? तो ये ब्रिटिश काल में, क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश काल में ही हमारे यहाँ जमींदारी, इजारेदारी, स्थायी बंदोबस्त, रैयत वाली, महालवाड़ी आदि व्यवस्थाएं आई थीं। इसलिए जो भूमि सुधार और ग्रामीण विकास भूमि सुधार ये ब्रिटिश काल में आरंभ हुआ था। अगला देखते हैं 31, मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया? इसकी डेट आप लोग याद रखिएगा कि 30 जनवरी 2018 को इसका निर्णय लिया गया था, मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का। मिड डे मील कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नामांकन वृद्धि, पोषण स्तर, प्रतिधारणा और उपस्थिति सुधार, इनमें से सभी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबसे घातक किसने माना था? महात्मा गांधी ने माना था इसको। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान जो था आप लोग याद रखिएगा कि यह अभियान प्राथमिक शिक्षा के लिए आया था। इसका उद्देश्य था सार्वभौमिक सुलभता के साथ प्राथमिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस अभियान को पूरे देश में राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए
35 इसमें कह रहा है कि अगर आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की उपस्थिति या महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं, उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यह हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनमें से अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। इनमें से क्या एक आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा नहीं है? पहला है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की टीकाकरण। बी है 15 से 43 वर्ष की आयु के पुरुष एवं महिलाओं के लिए पोषण। तीसरा है नए जन्मे शिशुओं की देखभाल। चौथा है गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसमें पुरुषों के लिए कुछ नहीं है, ये महिलाओं के लिए है आंगनवाड़ी। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 37। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए किस आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है? तो ये अनुसूचित जनजातियों के शिक्षार्थियों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 38। भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? ये कोठारी आयोग है। इसका गठन 1964 में किया गया था। इनका पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी था। कृषि वर्ष कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। सीता भूमि किसको कहते हैं? सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था मौर्य काल में। ये आप याद रखिएगा कि मौर्य काल में। किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय में इजारेदारी प्रथा वारेन हेस्टिंग के समय में आई थी सन 1772 में। इसकी विशेषताएं थी कुछ, इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। उल्लेखनीय है कि 1777 में पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि 1 वर्ष कम कर दी गई। अगला देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है तमिलनाडु के बाराहमहल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी और इसको शुरू किया था थॉमस मुनरो तथा कर्नल रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध ब्रिटिश काल से 1792 में शुरू की गई थी। अगला है 43। महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी थे। यह व्यवस्था पूरे देश के 30% भाग में थी और यह उत्तर प्रदेश, पंजाब और एमपी के कुछ भागों पर लागू किया गया था। मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय था? मौर्य काल में बलि एक भू राजस्व का साधन था या भू राजस्व था। यह उपज के 1/6 भाग के बराबर होता था। सिंचाई का वर्णन किस अभिलेख में? यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में है। इसके अलावा इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है और इसके साथ ही सुदर्शन झील का भी उल्लेख मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आप लोग डेट और सन दोनों याद रखिएगा। इसका आंसर है 16 जुलाई 1929। जरीब की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? इसका आंसर है शेरशाह सूरी। वर्तमान में गांव की खेती की नपाई की अंतिम इकाई क्या होती है? तो गज होती है और जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो हेक्टेयर होती है। एक बिस्वा में 151.25 गज को हेक्टेयर और एकड़ से नापा जाता है। एक बिस्वा में 151.25 गज होते हैं। मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? इसको उदक भाग कहा जाता था जो 1/3 होता था पूरे कर का। अगला क्वेश्चन है कि 50 नंबर क्या हो रहा है? मौर्यों की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर आधारित थी? तो इसके ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, उद्योग या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। मौर्यों की अर्थव्यवस्था का स्तंभ कृषि, पशुपालन, उद्योग पर आधारित था। इनमें से प्रमुख कृषि से अर्थव्यवस्था कर अधिकांश भाग प्राप्त होता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह किसानों का मसीहा के सम्मान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का।
सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP, इसका जो शुरुआत है ये 1964 में किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और इसकी शुरुआत की गई थी खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 18 नवंबर 2004। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का, कि हरित क्रांति के समय भारत के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? तो जिस समय हमारे देश में हरित क्रांति लागू हुई थी 1966 में, उस समय हमारे कृषि एवं खाद्य मंत्री सुब्रमण्यम थे, श्री सुब्रमण्यम। 55 नंबर का क्वेश्चन है, CSRI गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? ये कोयम्बटूर में है। और त्रिची में केला, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान है। और चिकमंगलूर कर्नाटक में कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये आप 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय सन 1960 में पंतनगर, जो पहले उत्तर प्रदेश में था लेकिन अब उत्तराखंड में है, में स्थापित किया गया था। इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर का। इसमें पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास का क्या तात्पर्य है? तो ग्रामीण विकास का तात्पर्य होता है वह सब कुछ जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ग्रामीण विकास कहलाता है। ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। अगला देखते हैं 58 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसका आंसर है संविधान के 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 महिलाओं का आरक्षण। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, छापते चलिए। अगला है 59 नंबर का, कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्न में से कौन करता था? इसका आंसर है ग्रामीण महाजन। कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य ग्रामीण महाजन करता था। महाजनों द्वारा किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाते हैं और उनको ये ज़रूरत पड़ने के समय काम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है? तो ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई गांव है, क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं उन्हीं को ग्रामीण कहते हैं, ना कि जो लोग शहरों में रहते हैं। तो मूलभूत इकाई गांव होगी। बढ़िया है। आप लोग ध्यान से इसी तरह पढ़ते रहिए। 61 नंबर है, मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है? मानव और पशु के मध्य श्रेणी, जैविकीय श्रेणी या सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी? इसका आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। अगला है 62 नंबर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना और पशुपालन करना। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, कि ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन रहता है? इसको आप लोग याद रखिएगा कि ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष और कोई नहीं, ग्राम प्रधान ही होता है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? ये तो पुरोहित करता है, आप लोगों को पता होगा। 65, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रमों से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है 1966 में। MS स्वामीनाथन, वही मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया था। 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः किसमें? जनजातीय समाज और कृषक समाज में। भारतीय ग्रामीण समाज को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक जनजातीय समाज और दूसरा कृषक समाज। ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर,
इसमें पूछ रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है सरकार द्वारा नियोजित, ऑप्शन बी सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। ये क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का प्रमुख कारण है सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। अगला चलते हैं, किस समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये कहा गया है अशोक मेहता समिति में। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई है। तो इसका आंसर है 1953 में। 71 नंबर चलिए, समाज कल्याण बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये दुर्गा भाई देशमुख थे और इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, याद रखिएगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट लोग गाँव में निवासी है। लगभग 70% है, 68.84%। लगभग 83.37 करोड़ लोग हैं वो गांव में रह रहे हैं। अगला है 73 नंबर, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है। ये कृषि है। 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण समाज की संरचना में किसे एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। इसमें नातेदार, रिश्तेदार, विवाह, परिवार सभी को माना जाता है ग्राम में। 75 में देखते हैं, सामाजिक संरचना के व्यवस्थित स्वरूपों में किसे शामिल किया जाता है। सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक समितियां, सामाजिक मूल्य या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला देखते हैं 76 नंबर, सामूहिक जीवन का प्रथम पालना किसे माना जाता है। ग्रामीण परिवेश को। अगला देखते हैं, ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता होती है। तो इसमें संयुक्त परिवार होते हैं। किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संख्या दी है। ये रॉबर्ट रेडफील्ड है। ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने का कारण क्या है। परंपरा, प्रथा, भाग्यवादिता या रूढ़वादी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। इसके और भी कुछ कारण हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं कि ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने के क्या क्या कारण होते हैं। पहला परंपरा, प्रथा, भाग्यवादिता एवं रूढ़वादिता। परंपरा, प्रथा, भाग्यवादिता एवं रूढ़वादिता। चौथा है सामाजिक कमजोरियां, पैसों की समस्या, पारिवारिक सोच, लोगों की सोच आदि। अगला चलते हैं 80 नंबर, ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप उगता है और इसके पीछे किन कारणों को उत्तरदायी माना जाता है। तो इसका आंसर है कृषि, मत्स्य पालन, भोजन संग्रहालय, इनमें से सभी है। इसके अलावा इनमें से कृषि विकास के लिए लगाव इत्यादि आता है। अगला देखते हैं 81 नंबर, ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास होने का मुख्य कारण है क्या। जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 82 नंबर है, इसमें कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण हैं क्या। पंचायती राज की स्थापना, आर्थिक संरचना में परिवर्तन, मताधिकार संरचना में परिवर्तन या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 83 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व का मूल कारण क्या है। ग्रामीण पिछड़ापन या नगरीय क्षेत्रों में प्रवास या नगरीय क्षेत्रों में सीमित भूभाग, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी कारण हैं नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व के। 84 नंबर देखिए, नगरीय समाज में अंधविश्वास की कमी पाई जाती है क्योंकि यहाँ सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है, सामुदायिक जीवन अधिक व्यस्त है, शिक्षा का अधिक विस्तार हुआ है या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। 85 नंबर में हम देखते हैं, शहरी समुदाय में एकाकी परिवार के बाहुल्य का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण है उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा। शहरी समुदाय में एकाकी परिवार के बाहुल्य का मुख्य कारण उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा है। परिवार के सदस्य कम होने के कारण खर्चे भी कम होते हैं।
एकाकी परिवार में बच्चे कम होते हैं, जिसके कारण माता पिता अपने बच्चों का परवरिश बेहतर ढंग से कर पाते हैं, जिससे जीवन शैली बेहतर होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा मुख्य कारण है शहरों में एकाकी परिवार के बाहुल्य का। अगला देखते हैं 86 नंबर, शहरी समुदाय में सांस्कृतिक भिन्नता का मूल कारण क्या है? तो इसका आंसर है विभिन्न सांस्कृतिक बाहुल्यता। सांस्कृतिक विविधता विभिन्न संस्कृतियों की गुणवत्ता है, जैसे कि मनोकल्चर, वैश्विक मनोकल्चर या सांस्कृतिक विकास के समान संस्कृतियों के समक्षीकरण के विपरीत है। सांस्कृतिक विविधता शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है कि विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करती हैं तथा विभिन्न सांस्कृतिक बाहुल्यता शहरी समुदाय में सांस्कृतिक भिन्नता का मूल कारण है। 87 नंबर देखते हैं, शहरी समुदाय में वर्ग अधिवाद का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है आर्थिक। नगरीय समुदाय में सदस्यों के मध्य किस प्रकार के संबंधों का प्रदान होता है? तो नगरों में औपचारिक संबंध ज़्यादा होते हैं। अगला देखते हैं कि परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। इसको वर्ष 2015-16 से स्टार्ट किया गया है और इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य है जैविक उत्पादों के प्रभावीकरण और विपणन को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आज हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जिसमें एमसीक्यूज़ होंगे जो डायरेक्ट पेपर में आएंगे। तो आप लोग बने रहिए और हमारे एफ़र्ट को अप्रिशिएट करते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।